ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं एनएलएम, जो आप एक तरह से कह सकते हो 11th के अंदर पहली बार कोई ढंग की चैप्टर आता है। ठीक है, मतलब बाकी क्या है, काइनेमेटिक्स है, वेक्टर्स, ये सब क्या है, ये मतलब ठीक है सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। एनएलएम पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को सच में दिक्कत आती है 11th में, तो थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं। अब देखो एनएलएम में यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें थ्योरी के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। थ्योरी के नाम पे क्या है कि पहले 3 लॉज बता देते हैं, F = dp/dt बता देते हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें बस मासिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बस F = ma वाले पे 90% चैप्टर बेस्ड है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको कराई जाएंगी कि भाई ये ब्लॉक ऐसे पढ़ा है तो क्या होगा, पुली ऐसे पढ़ी है तो क्या होगा। तो ये चैप्टर मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड चीज़ है जो प्रैक्टिस से आती है। ओके, तो मैं तुम्हें थ्योरी बता दूंगा, कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स बता दूंगा, बट ये चैप्टर पे अगर आपको मास्टरी करनी है तो वो एक ही तरीके से होगी कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोर्स HC वर्मा है, और एक आई रोडो में जो लोग ज़्यादा एम्बिशन रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर हैं। बात करें IIT की, तो IIT एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते एनएलएम के डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि एनएलएम एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बाकी टॉपिक्स के साथ कंबाइन करके बहुत इजीली पूछ सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप कंबाइन, मतलब एनएलएम कहीं भी फिट हो जाएगा पूरे पूरे सिलेबस में। सो इसलिए एनएलएम का डायरेक्ट क्वेश्चन, पुली स्ट्रिंग के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं IIT में, आजकल तो बहुत ही कम हो गए। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यार बहुत ज़्यादा बड़ा एक कवरेज होगा नहीं इसका। तो पहले वीडियो में मैं तुम्हें बस एक इंट्रो दे दूंगा कि भाई क्या होते हैं लॉस। उसके बाद अपन सेकेंड वीडियो में थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट वीडियो में स्पेशल टाइप्स ऑफ फोर्स है, इसमें फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर फोर्स की बात कर लेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन वगैरह की। तो बात करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है भाई, ये डस्टर मेरा पड़ा है, ये फोर्स हो गया भाई। ठीक है, सिंपल, सबको पता है क्या होता है, जबरदस्ती इसके अंदर बकवास नहीं करनी हमें। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, तो F होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ये हो जाएगा M अगर मास कांस्टेंट है तो। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, मास कांस्टेंट नहीं होता है, तो उसके बारे में हम वैसे इस कोर्स में बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऑलमोस्ट आप मान सकते हो एक तरह से सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप एक तरह से मान सकते हो कि भाई ये चीज़ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट तो भी आ जाए, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा कैसे करना उस चीज़ को। तो ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो इस पर एक बेसिक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड है लेट्स से 2t² मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे t इज इन सेकेंड्स, तो आपको बोलेंगे, और मास है इसका 1 kg, तो फोर्स कितना हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा, m/dv/dt, तो 1 इंटू dv/dt करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t² का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4t। अब यहाँ पे बोलेंगे तो ये 4t न्यूटन हो जाएगा, वेयर टाइम इज इन सेकेंड्स। अब आपको बोलेंगे कि t = 2 सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा है, तो निकाल लो यार, 8 न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अब ये यूनिट में तो क्या घुसना है यार भाई, डाइन वाइन में उसमें तो मैं घुसूंगा भी नहीं। ठीक है, वो सब तुम्हें करना आना चाहिए भाई। अब इसका यूनिट तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg को तुम ग्राम में डाल दो, मीटर को तुम सेंटीमीटर में डाल दो, ये लो बन गई इसकी CGS यूनिट, है ना। CGS यूनिट नहीं पता क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, होशियार बच्चे हो तुम काफ़ी। मतलब मैं सरकाज़म में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो समझदार बच्चों की फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, है ना। CGS यूनिट बेसिकली ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें मीटर की जगह सेंटीमीटर होता है, ग्राम की जगह किलोग्राम की जगह ग्राम होता है, सेकंड की जगह सेकंड, विच इज़ द सेम। ओके, तो ये होता है आपका फोर्स का बेसिक। ठीक है, अब न्यूटन भाई साहब ने 3 लॉ दिए हुए हैं। अब ये एनएलएम के नाम पे भी पता है 11th की स्टार्टिंग में बहुत टाइम पास किया जाता है, मतलब बिना मतलब के 2 महीने तक ये चैप्टर पढ़ाते हैं, जबकि ये चैप्टर में इतना भी कुछ खास नहीं है। डायरेक्ट पुली वाली प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, वो मेरे हिसाब से बेटर है। और इवन पुली के क्वेश्चन तो आते भी नहीं है जेई में बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं इसको इतना वेटेज क्यों दिया हुआ है। तो हम देखते हैं। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है, वो अगर मोशन में है या किसी एक सर्टेन स्टेट में है, तो वो उसके अंदर से चेंज को रेजिस्ट करेगी। ठीक है, इनर्शिया का लॉ कहते हैं जिसको हम, जैसे तुम एक बस में चल रहे होते हो, 9th में बताया होगा यार भर भर के लोगों ने। ठीक है, कि जैसे तुम बस में चल रहे हो, ठीक है, और अचानक से बस रुकती है, तो तुम एकदम से आगे ऐसे थ्रो हो जाते हो ना। ठीक है, तो वो क्यों रहा, क्योंकि तुम चाह रहे हो कि भाई तुम्हारी जो स्टेट नेचुरल थी पहले, ठीक है, जब तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट थी तो तुम उसी स्टेट में रहो। इसको कोई कोई लोग ऐसे भी लिख देते हैं। अब वैसे इसको ऐसे लिखना आई डोंट नो कितना सही है, बट अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 है, इसका मतलब है उसकी स्पीड कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, ना डायरेक्शन में चेंज होगा
ना मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, ठीक है, दोनों सेम रहेंगे। दूसरा लॉ क्या है कि अगर तुमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया है F, ठीक है, F वेक्टर फोर्स लगाया है एक बॉडी ऑफ मास m पे, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी F वेक्टर बाय m। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं F वेक्टर इक्वल टू m a वेक्टर। अब यार इस लॉ की तुम डेफिनेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना, बहुत कोई काम की नहीं है। और एक हम dv बाई dt लिख देते हैं, v dv बाई ds लिख देते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तीसरा लॉ क्या होता है आपका कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर इसको ऐसे धक्का मारा, ठीक है, तो मैंने अगर इस पर F फोर्स लगाया तो इसने भी मुझ पर F फोर्स लगाया उल्टी डायरेक्शन में। अब ये कभी कभी काम आ जाता है, तो हम देखेंगे कैसे है। अब मैं तुम्हें कुछ दो बेसिक फोर्सेस बता दूंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट घुसेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो दो तरह के बेसिक फोर्सेस सबको पता होने चाहिए। एक होता है mg, तो एक ही क्वेश्चन में देख रहे थे, तो एक ब्लॉक पड़ा है मास m का, तो हम ये देखेंगे कि इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम नाम करके चीज़ होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक पे सारे फोर्सेस बना देते हैं। आप इस ब्लॉक को देखो अलग करके, तो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें क्या होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है उस पर धरती फोर्स लगाती है mg के बराबर, ठीक है। g क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो मैंने पहले बताया था, m है मास। तो जैसे आपका ब्लॉक पड़ा है, इसका आप FBD बना दो। FBD का मतलब क्या होता है, सारे फोर्सेस शो करो। इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है, mg। अब जैसे ये पड़ा है मेरे हाथ पे, तो एक इस बॉडी पे एक मास एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है सोचो, वो है मेरे हाथ की वजह से इस पे जो ऊपर फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, इसको हम n से डिनोट करते हैं। और क्योंकि अब आदमी रेस्ट पे है, ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, तो इसकी हम एक्सेलरेशन कर देंगे 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ कि टोटल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे कि अब जैसे ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो n ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, और mg नीचे लग रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, प्लस माइनस mg इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो n आ गया तुम्हारा mg के बराबर। अब यहाँ मुझे पता है, तुम लोग को ऑलरेडी पता था, बताने की जरूरत तक नहीं थी, बट फिर भी हमने समझा दिया, ठीक है। तो ये होता है, तो एक नॉर्मल फोर्स होता है, एक ये होता है। अब तुम बोलो कि यार टेबल का तुम बनाओ इस सरफेस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सरफेस है, ये टेबल जैसे पड़ा होगा नीचे ज़मीन पे कुछ, तो अब एक तो इसका खुद का मास हुआ, जैसे कैपिटल M है तो कैपिटल mg, ओके। अब एक इस पे फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे जो n लग रहा है, n डैश, ओके, जो नीचे की तरफ से इसके जो पैर है ना, ये टेबल के जो फीट होते हैं, लेग्स। अब एक और फोर्स इस पे लग रहा है, कौन सा, अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ लगेगा। तो अगर इस मास पे हम फोर्स लगा रहे थे ऊपर की तरफ n, तो मैंने बोला न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक भी आप पे फोर्स लगाएगा n नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप एक और फोर्स लगाओगे n नीचे की तरफ, ओके, दिख रहा है ना सबको कैमरा में, एक n नीचे ऐसे लगेगा, ठीक है, एक इसका कैपिटल mg खुद का, और एक n डैश लेग्स की तरफ से। तो यार यही इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, वो तुम्हें बनाना आ गया, फिजिक्स तुम्हारी पूरी सरल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड टेंशन भी एक फोर्स होता है जैसे। अब यार ये सब रिवीजन मुझे पता है, तो मैं किसी को ज़रूरत नहीं है, बट यार क्या है कि सब तरह के हम ऐसा नहीं चाहते कोई बच्चा छूट जाए, किसी को नहीं आता तो रह जाए, ठीक है। अब जैसे ये है आदमी है, ठीक है, तो अब ये मान लो कि यार ये ऐसे एक्सेलरेशन इसकी ऐसे जा रही है, ये एक्सेलरेशन ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसे पुली के क्वेश्चन आते हैं ना, थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट होती है, तो अगर ये नीचे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो सिरा है ना थ्रेड का, वो ऊपर ही एक्सेलरेशन से जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये जैसे दूसरी एक्सेलरेशन से जा रहा होता, इसका मतलब ये कि लेंथ ऑफ थ्रेड जो है वो चेंज हो रही है, जो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि इसका एक्सटेंसिबल नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है उनमें इतना विचार नहीं करना है हमें। तो अब अपन इसका mg बनाते हैं, ठीक है, इसका FBD। तो इस ब्लॉक पे जैसे देखो, तो अब देखना कभी भी कोई थ्रेड होता है ना, कोई भी थ्रेड या कोई भी स्ट्रिंग होती है ना, वो एक फोर्स लगाती है, उसको कहते हैं टेंशन, ठीक है। जैसे तुम ऐसा सोचो ना कि तुम एक पेंडुलम को जैसे लटकाओगे, तो वो जो नीचे धागा है ना, सॉरी ये नीचे जो मास लटका हुआ है, वो कहीं ना कहीं खिंचाव लाएगा ना एक स्ट्रिंग में, तो वो जो फोर्स होता है उसको टेंशन कहते हैं, उसको हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी T लगेगा, यहाँ भी T लगेगा। तो देखो अपन जैसे कैपिटल M का बनाते हैं FBD, तो वो जाएगा mg नीचे ऊपर T, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन A से जा रहा है, तो F इक्वल टू ma कर दो, नीचे को पॉजिटिव मानते हैं अभी के लिए, तो mg नीचे पॉजिटिव लग रहा है, T लग रहा है ऊपर की तरफ तो नेगेटिव आ जाएगा, और एक्सेलरेशन कितनी है m इंटू a, तो F कितना हो गया नीचे की तरफ, F mg माइनस T, F बराबर ma, और a तो नीचे तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे ऊपर को पॉजिटिव मान लो, ठीक है। साइन कन्वेंशन तुम अलग अलग ब्लॉक से भी चेंज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट। तो अपन इसके लिए जैसे लिखते हैं, तो इसमें अपन देखते हैं कि ऊपर को पॉजिटिव मानते, तो ऊपर क्या क्या फोर्सेज हैं, T है, अब mg इसमें भी लगेगा, ठीक है।
अब mg तो नीचे लग रहा है तो माइनस साइन ले लो, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर है तो प्लस ले लो इसको, तो m इंटू ए। दोनों को सॉल्व करोगे तो टेंशन तुम्हारी आ जाएगी। पूरा बस यही है, एनएलएम खत्म, तुम्हारा एनएलएम खत्म हो गया। ये देखो 10 मिनट की वीडियो में एनएलएम खत्म हो गया। अब टीचर लोग पता नहीं कहाँ क्या पढ़ाया जाता है इसमें, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, एफबीडी बनाना आना चाहिए और एफ इक्वल टू एम ए लगाना चाहिए। एफबीडी बनाया सिंपल सा, देखो सारे फोर्सेस शो कर दिए इस ब्लॉक पे, और एफ इक्वल टू एम ए कर दिया। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने नीचे को पॉजिटिव माना तो एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो पॉजिटिव में आएगी, फोर्स अगर नीचे तो पॉजिटिव में आएगा, अगर ऊपर है तो नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे हमने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जो चीज़ें थी, टेंशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या आएगा जो नीचे है, खत्म बात, ठीक है। ये हो गया आपका एनएलएम। क्या क्या बताया वीडियो में, एफ इक्वल टू डी पी वैक्टर बाई डी टी होता है, जिसको हम एम डी वी वैक्टर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, या वी वैक्टर डी वी बाई डी एस भी लिख सकते हैं। ओके, पहला हमने ये देखा डी वी वैक्टर बाई डी एस वैक्टर। अब हमने देखा कि क्या एफ इक्वल टू एम ए लगाना आना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे, एफ इक्वल टू एम ए कर देंगे। एक और हमने देखा न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसका मतलब क्या था कि अगर तुमने कोई ब्लॉक एक टेबल पे रख रखा है और उस पर नॉर्मल फोर्स टेबल लगा रहा है एन ऊपर, तो टेबल पे भी एक फोर्स लगेगा एन नीचे ब्लॉक की वजह से, सिंपल। ओके, अगर एफ जीरो है सब चीज़ों का तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, निकाल लेना भाई। तो ये आपका पहला मॉड्यूल हो गया एनएलएम का। तो देखो एनएलएम बड़ा चैप्टर है कोचिंग में, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी है उसमें, बाकी इतना कोई खतरनाक चीज़ नहीं है वो। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।